और आनंद अपने बेटे सूरज के साथ रहा करते थे। आनंद गांव में माली का काम किया करता था, वहीं कमला लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम किया करती थी। दोनों का एक ही सपना था कि सूरज पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए। एक दिन कमला की तबीयत खराब हो जाती है। आनंद बोलता है, कमला देखो, तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए उससे पहले चलकर दवाई ले आओ। चलो मेरे साथ, आज तुम्हें दवाई दिला कर लाओ। ठीक है, चलती हूँ। मुझे भी आज थकान बहुत ज्यादा लग रही है, पूरा शरीर में दर्द हो रहा है। इसी बीच सूरज आ जाता है और कहता है, पापा, कल मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाकर ले जाना है, कुछ पैसे दे दो। बेटा, मेरे पास बस 50 रुपए हैं, इनसे मैं तेरी माँ को दवाई दिलाने जा रहा हूँ। तू पैसे कल ले लेना बेटा। अजी नहीं, आप ये पैसे सूरज को दे दो, उसका पढ़ना मेरी दवाई से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कल भी दवाई ले सकती हूँ। कमला की बात मानकर आनंद ने वो पैसे सूरज को दे दिए और इसी तरह गरीबी में कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ वक्त बाद सूरज बड़ा हो जाता है और सूरज अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लग गया है। आनंद खुश होते हुए कहता है, अरे ओ कमला, देख तेरा बेटा बड़ी कंपनी में काम करने लगा है। देख, अब तो हम राजा महाराजा जैसे रहेंगे। अब हमारा बेटा बुढ़ापे में हमें काम नहीं करने देगा। हाँ जी, बस अब जल्दी से सूरज की शादी कर दे, फिर बहू और पोता पोती के साथ अपना बाकी का जीवन बीत जाएगा। हाँ, मैं आज ही सूरज से इस बारे में बात करूँगा। सूरज भी शाम तक घर आ जाता है और आनंद अपने और कमला के मन की बात सूरज को बताता है। लेकिन सूरज कहता है, पापा, आज ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसमें मुझे ऑफिस वाले बाहर देश भेज रहे हैं काम के लिए, तो अभी मैं शादी वादी नहीं करूंगा, पहले बहुत सारा पैसा कमा लूं। सूरज की बात सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं, लेकिन बेटे की तरक्की के लिए उसको विदेश खुशी खुशी जाने देते हैं। ऐसे कुछ वक्त और बीत जाता है और एक दिन सूरज फोन करके अपने माता पिता को बताता है कि उसने वही एक लड़की सोफी से शादी कर ली है और अब वो वहीं रहेगा। ये सुनकर आनंद कमला से कहता है, अरे कोई बात नहीं कमला, हमारा बेटा जहाँ भी रहे बस खुश रहे। वैसे भी उसने कहा कि वो साल में एक बार हमसे मिलने भी आया करेगा। ठीक है जी, मैं उसके लिए ना स्वेटर बना दूं, कभी अचानक ही आ गया तो खाली हाथ थोड़ी भेजूंगी। दोनों यही सोचकर एक दूसरे को समझा लेते हैं कि सूरज जल्द ही वापस आ जाएगा। एक दिन अचानक ही कमला की तबीयत खराब होने लग जाती है। आनंद सूरज को फोन लगाता है और सूरज बोलता है, हेलो, कौन? बेटा मैं बोल रहा हूँ, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुझसे मिलने की जिद कर रही है। एक बार आजा, कितने साल हो गए तुझे देखे हुए बेटा, एक बार आजा माँ से मिलने। अरे पापा, कैसी बात कर रहे हो? अचानक अपना काम छोड़कर कैसे आ जाओ? यहाँ खुद का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है, इसमें अब इंडिया आने का पैसा कहाँ से लाऊं? बेटा तुम हमारा तो सोचो, कब से मिलने नहीं आया है तू? जब हम मर जाएंगे तो हेलो हेलो। आनंद फोन पर हेलो हेलो ही बोलते रह गए कि वहाँ सूरज ने फोन कट कर दिया। आनंद उदास मन से घर जाता है और कमला से कहता है, कमला कमला, अब तू जल्दी से ठीक हो जा। अगले महीने तेरा बेटा हमारी बहू को लेकर आ रहा है, सारी रस्में करनी है ना तुझे। चल चल दवाई खा और जल्दी से ठीक हो जा, खुश हो जा कमला। आनंद की बातें सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिन कमला अपने बेटे के आने की खुशी में ठीक भी हो जाती है। और एक दिन, अजी सुनते हो, बाजार जा रही हूँ। नहीं तुम रहने दो, तुम अभी ठीक हुई हो, मैं ले आऊंगा। बताओ क्या लाना है? नहीं नहीं, सूरज के लिए उसकी पसंद का कुछ बनाऊंगी तो मैं ही जाऊंगी लाने के लिए। अरे मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, तुम्हें बताना ही भूल गया। सूरज का फोन आया था, वो तो आने वाला था, लेकिन बहू की तबीयत खराब हो गई
तो वो अकेला ही आ रहा था, तो मैंने कहा अभी मत आ, पहले बहू का ध्यान रख। सही किया ना मैंने? और क्या जी, बिल्कुल सही किया आपने। मुझसे तो बाद में भी मिल सकता है, अभी अपनी बहू का ध्यान रख ले बस। कमला फिर एक बार उदास हो जाती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक ही सूरज का फोन आता है जो कमला उठाती है। हेलो माँ। सूरज, कैसा है बेटा तू? तेरी आवाज सुनने को मैं तरस गई थी बेटा। तू कब आ रहा है? माँ मैं अगले ही हफ्ते आ रहा हूँ और अब से तुम और पापा मेरे साथ यही विदेश में रहोगे। मैं आप लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा, आप अपना सामान पैक कर लो। ये सुनकर कमला खुशी के मारे पागल हो जाती है। जैसे ही आनंद घर पर आते हैं तो वो सूरज से हुई सारी बात उसे बताती है। आनंद भी खुश हो जाते हैं। दोनों ही अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिन में सूरज आ जाता है। सूरज को देखकर दोनों की जान में जान आती है। बेटा, बेटा तू आ गया? तू बहू को नहीं लाया क्या? पापा जब आप दोनों वहीं चल रहे हो तो बहू को लाकर क्या करता? हाँ, बात तो हाँ सही है। पापा आप लोग पैकिंग ठीक से कर लो, मैं जाकर इस घर को बेचने का देखता हूँ। बेटा घर क्यों बेचना है बेटा? पापा अब आप दोनों मेरे साथ रहोगे तो उस घर का ध्यान कौन रखेगा? ऐसा बोलकर सूरज घर बेचने के लिए चला जाता है, लेकिन आनंद को इस घर में बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। कुछ ही दिन में सूरज घर को कम दाम में बेच देता है और दोनों को अपने साथ एयरपोर्ट ले जाता है। पापा आप दोनों यहीं बैठो, मैं बस टिकट लेकर आया। थोड़ी देर लग सकती है लेकिन आप दोनों यहीं बैठे रहना। सूरज ये बोलकर चला जाता है। काफी देर हो जाती है, सूरज नहीं आता। तब आनंद वहाँ के मैनेजर से पूछता है, सुनिए, मेरा बेटा अंदर टिकट लेने गया था, अभी तक नहीं आया। पर सर अंदर तो कोई भी नहीं है, आपको जाना कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका का हवाई जहाज तो कब का उड़ गया सर। ये सुन तो ही दोनों समझ जाते हैं कि सूरज उनके घर को बेचकर सिर्फ यहाँ पैसे लेने आया था। दोनों किसी तरह वापस घर आ जाते हैं जो अब बिक चुका था, लेकिन एक पड़ोसी ने दोनों को रहने के लिए कमरा दे दिया था। दोनों किसी तरह बुढ़ापे में काम करके 2 वक्त की रोटी खाने लगे। फिर एक दिन सूरज के पास फोन आता है कि तुम्हारे माँ बाप मर गए हैं। सूरज का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो आ जाता है। सारा काम खत्म करने के बाद घर का मालिक सूरज को एक खत और गुल्लक देता है। सूरज खत पढ़ता है जो कमला ने लिखा होता है। उसमें कमला लिखती है, बेटा अब हम दोनों का अंतिम वक्त चल रहा है। तेरे पास वक्त तो है नहीं जो तू हमें देखने आएगा। कोई नहीं, बस तू तरक्की कर, यही दुआ है हम दोनों की। हाँ, अगर तू हमारे मरने के बाद आए और ये खत तू पढ़ रहा है तो हम दोनों ने कुछ पैसे जोड़े थे कि तू हमारे जाने के बाद भी अगर यहाँ आए तो खाली हाथ वापस ना जाए। गुल्लक में कुछ पैसे हैं बेटा, उन्हें अपने साथ ले जाना और हमेशा खुश रहना। ये सब पढ़कर सूरज फूट फूट के रोता है कि उसके माँ बाप ने उसके लिए मरने के बाद भी सोचा, लेकिन उसने उनको बेघर कर दिया। अब सूरज रोते हुए सोचता है, मुझ नालायक बेटे को माफ कर देना, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर देना। ये होता है माँ बाप का बलिदान। मरने के बाद भी अपने बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए कहा जाता है माँ बाप से महान कोई नहीं।